एक रात, एक घर और 6 लाशें। कातिल सामने था, सबूत हाथ में थे, फिर भी ये केस आज तक अधूरा क्यों है? फिल्म की शुरुआत मीरा बंसल से होती है, जो ध्यान में बैठी होती है। बाहर बार बार कौवों की आवाज आती है। परेशान होकर मीरा बाहर जाती है और जो वह देखती है उसे हमें तुरंत नहीं दिखाया जाता। बस इतना दिखता है कि मीरा के चेहरे पर खून की बूंदें टपक रही हैं। साफ है, यहां कुछ बेहद भयानक हुआ है। अगले सीन में इंस्पेक्टर जटिल यादव बंसल परिवार के फार्म हाउस पहुंचते हैं। पूरा परिवार गुरु मां के साथ मंत्र जाप में लगा है। जटिल एक बच्चे की तस्वीर देखता है जिस पर माला चढ़ी है, यानी परिवार ने हाल ही में एक बच्चे को खोया है। यही पीए रजत सेठी से मुलाकात होती है, जो बताता है कि परिवार के मुखिया महेंद्र बंसल एक बड़ी न्यूज़पेपर कंपनी प्रभात मंथन चलाते हैं। मीरा, जो शुरुआत में दिखी थी, कंपनी की सीएफओ और महेंद्र की पोती है। पता चलता है कि पूरा परिवार बेहद धार्मिक है और गुरु मां का इन पर गहरा असर है। प्रशांत बंसल बताता है कि मीरा के बेटे अर्जुन की बरसी के लिए ही सभी लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। अब सवाल उठता है, पहले सीन में मीरा ने ऐसा क्या देखा था? जवाब मिलता है जब सबको ओपन एरिया में ले जाया जाता है। वहां ढेर सारे मरे हुए कौवे पड़े हैं और बीच में कागज पर रखा है सुअर का कटा हुआ सिर। गुरु मां इसे काला जादू बताती है। जटिल सीसीटीवी चेक करता है। फुटेज में 2 नकाबपोश लोग दीवार फांदकर अंदर आते दिखते हैं। घर में मौजूद गार्ड्स कुछ नहीं देख पाते। कौवों की मौत का कारण भी सामने आता है। उनके पानी में जहर मिलाया गया था। इसी बीच अफरा तफरी मचती है। परिवार का एक लड़का आरव अजीब हरकतें करता है और लोगों पर हमला करने लगता है। बाद में पता चलता है कि उसे फार्म हाउस में अलग रखा जाता था क्योंकि वह ड्रग एडिक्ट है। यही धीरे धीरे साफ होता है कि यह मामला सिर्फ अंधविश्वास या काले जादू का नहीं, बल्कि बंसल परिवार के अंदर चल रही सत्ता, लालच और बदले की एक खतरनाक लड़ाई का हिस्सा है। यह कोई काला जादू नहीं था, यह एक बहुत सोची समझी साजिश की पहली चेतावनी थी। और इसी तरह साफ हो जाता है कि सभी किरदार एक ही बंसल फैमिली से जुड़े हैं। एक और अहम बात सामने आती है। राजेश बंसल डीजीपी वर्मा का पुराना दोस्त है, यानी डीजीपी इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व्ड है। अब बात जटिल की। वह अब तक अनमैरिड है, जिससे उसकी मां खुश नहीं है। जटिल राधा नाम की लड़की को पसंद करता है। नंदू मॉल रोड के सीसीटीवी से फुटेज निकाल लाता है जिसमें वही 2 नकाबपोश साफ दिखते हैं। वे एक पोल्ट्री गाड़ी में भागते नजर आते हैं। जांच में पता चलता है कि उनमें से एक का नाम लखन है, जो पास की एक इल्लीगल बस्ती में रहता है। पुलिस जब वहां पहुंचती है, लखन भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ लिया जाता है। इस छेद के दौरान एक अहम डिटेल दिखती है। जटिल एक औरत से टकराता है और टेंट्स में कुछ बच्चे देखता है जिनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं। यह बात जटिल के दिमाग में बैठ जाती है। थाने में पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी कबूल करते हैं कि उन्हें सिर्फ एक नंबर से कॉल आया था। पैसे दिए गए और कहा गया कि सुअर का कटा सिर कंपाउंड में रख दो। इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों आरोपी न्यू राइस टीवी में काम करते थे, वही चैनल जिसे राजेश बंसल चलाता है। डीजीपी यह बात राजेश को बताते हैं। राजेश तुरंत आरोप लगाता है कि यह सब महेंद्र बंसल और उसकी ढोंगी गुरु मां की साजिश है ताकि उसे फंसाया जा सके। इसी बीच जटिल घर के सीसीटीवी की जांच करता है और पता चलता है कि टूल शेड के ऊपर वाला एक कैमरा बंद था। वजह बताई जाती है कि उस एंगल से मीरा का कमरा दिखता था, जो उसे पसंद नहीं था। कैमरा दोबारा ऑन तो कर दिया जाता है, लेकिन फुटेज देखने के लिए सिस्टम अपग्रेड करना होगा और वो अर्जुन की बरसी के बाद किया जाएगा। उधर थाने में पकड़े गए दोनों आरोपियों को छुड़ाने वकील निशा आती है। यही वही औरत है जिससे जटिल बस्ती में टकराया था। निशा बताती है कि सुअर का सिर रखने में उनका हाथ है, लेकिन कौवों की मौत से उनका कोई लेना देना नहीं। जब वे पहुंचे थे तब कौवे पहले से ही अजीब हालत में थे, जैसे ड्रग्ड हो। अब बड़ा खुलासा होता है। जिस नंबर से कॉल आया था वह पीएमपीएल कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था, यानी प्रभात मंथन प्राइवेट लिमिटेड। मतलब साफ है, फोन किसी बाहरी ने नहीं बल्कि बंसल परिवार के अंदर से ही किया गया था। यह सुनते ही जटिल सीधे बंसल फार्म हाउस पहुंचता है।
गार्ड दरवाजा नहीं खोलते तो जटिल मेन गेट कूद कर अंदर जाता है। गार्ड रूम में उमेश गहरी नींद में पड़ा मिलता है, जैसे उसे कोई दवा देकर सुलाया गया हो। तभी जटिल खिड़की के बाहर मीरा को खड़ा देखता है। उसके कपड़ों पर खून के छींटे हैं और वह बड़बड़ाते हुए कह रही है, सब खत्म हो गया, सब चले गए। जटिल मीरा को उमेश के साथ वहीं रुकने को कहता है और खुद घर के अंदर बढ़ता है, जहां एक और डरावना सच उसका इंतजार कर रहा है। अब यह साफ हो चुका था, कातिल बाहर नहीं, इसी घर के अंदर था। अब यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। जटिल के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आरव को फ्रेम किया गया है तो फायदा किसे हुआ? जटिल जब आरव के कमरे की अच्छे से तलाशी लेता है तो उसे वहां कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। एक फोन पूरी तरह से क्लीन किया हुआ था, नो कॉल लॉग, नो मैसेज, नो इंटरनेट हिस्ट्री, जबकि दूसरा फोन नॉर्मल यूज में था। अब सवाल यह था कि अगर आरव ही कातिल था तो उसे दूसरा फोन छुपाने की क्या जरूरत थी? उधर फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात निकल कर आती है। डॉक्टर पैनिकर बताती हैं कि कुछ विक्टिम्स के खून में क्लोनाजेपाम की मात्रा अलग अलग थी। मतलब किसी को ज्यादा डोज दी गई थी और किसी को बस इतना कि वो होश में ना आ सके। ये प्लानिंग बिना सोचे समझे नहीं की गई थी दोस्तों। ये किसी ऐसे इंसान का काम था जो घर के हर मेंबर की रूटीन, टाइमिंग और आदतों को जानता था। अब जटिल का शक सीधा जाता है घर के अंदर के किसी इंसान पर। वहीं दूसरी तरफ मीरा का बिहेवियर भी थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो बार बार यही दोहरा रही थी कि आरव मेंटली अनस्टेबल था, ड्रग्स लेता था और सब उसे कंट्रोल करते थे। लेकिन दोस्तों, जटिल नोटिस करता है कि मीरा एक भी बार खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट नहीं कर रही थी। न डर, न शॉक, न पैनिक, बस एकदम कंट्रोल्ड बातें। अब जटिल डॉक्टर पैनिकर से पूछता है कि क्या किसी के कपड़ों पर क्लोनाजेपाम के रेजिड्यू मिले, और तभी एक बड़ा खुलासा होता है। मीरा के कपड़ों पर क्लोनाजेपाम के माइक्रो ट्रेसेस मिलते हैं। डॉक्टर पैनिकर साफ कह देती है, यह दवा हवा में उड़कर नहीं लगती, इसे किसी ने हैंडल किया है। अब दोस्तों, कहानी और भी गहरी हो जाती है। जटिल को याद आता है कि एक दिन पहले जो कौवा मरा था उसमें भी यही ड्रग मिली थी। मतलब कातिल पहले ही पूरा प्लान रिहर्स कर चुका था। उधर एसपी चौहान इस केस को जल्दी बंद करना चाहते थे। उनका कहना था, आरव ड्रग एडिक्ट था, सबूत मिल चुके हैं, केस क्लोज करो। लेकिन जटिल अब पूरी तरह कन्विंस हो चुका था कि यह केस उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। अब आखिरी झटका तब लगता है जब जटिल को पता चलता है कि आईएनबी कंपनी की ट्रांजैक्शन के फाइनल डॉक्यूमेंट्स मीरा के ईमेल आईडी से अप्रूव हुए थे। मतलब दोस्तों, जिस रात पूरा बंसल परिवार खत्म हुआ, उसी रात 2000 करोड़ की डील भी फाइनल हो चुकी थी। अब सवाल यह नहीं था कि कातिल कौन है, सवाल यह था कि क्या यह कत्ल था या फिर एक बहुत ही शातिर बिजनेस प्लान। और यहीं से शुरू होती है असली गेम। विवेक बंसल की मौत के बाद कातिल का पैटर्न और भी साफ होने लगता है दोस्तों। डॉक्टर पैनिकर बताती हैं कि इसके बाद कातिल सीधे राजेश बंसल के कमरे में गया। राजेश बंसल उस वक्त लैपटॉप पर काम कर रहे थे और दवा की वजह से आधे बेहोश थे, इसीलिए उनके शरीर पर ज्यादा चोटों के निशान नहीं थे। मतलब उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद माधव बंसल की बारी आई। माधव बंसल ने थोड़ा स्ट्रगल किया क्योंकि उन्होंने खीर कम खाई थी, लेकिन कातिल ने बेरहमी से दराती से कई वार किए, जैसे कि उसे किसी से पर्सनल नफरत हो। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। डॉक्टर पैनिकर बताती हैं कि गार्ड ओम प्रकाश पर हमला बाकी विक्टिम्स से बिल्कुल अलग तरीके से हुआ था। ओम प्रकाश पर हमला जान से मारने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते से हटाने के लिए किया गया था। यानी कातिल का मकसद ओम प्रकाश को खत्म करना नहीं था। अब जटिल को यहीं पर झटका लगता है, क्योंकि अगर आरव कातिल होता तो वो गार्ड को भी पूरी तरह खत्म कर देता, लेकिन यहां तो गार्ड को जानबूझकर जिंदा छोड़ा गया था। डॉक्टर पैनिकर आगे बताती हैं कि आरव की मौत एक्सीडेंटल ज्यादा लगती है। मतलब हाथापाई के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वह पूल में गिर गया। पूल में गिरने के बाद उसके सिर पर गहरी चोट आई और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों, यहां से पूरा केस पलटने लगता है। जटिल अब मीरा पर खुलकर शक करने लगता है, लेकिन मीरा का अलीबाई काफी स्ट्रांग था। वो लगातार कह रही थी कि वह खुद विक्टिम है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है।
ओम प्रकाश होश में आता है और जटिल सीधे उससे मिलने जाता है। ओम प्रकाश बताता है कि उस रात जब वह ऊपर जा रहा था तो उसने किसी को घर के किचन एरिया से निकलते हुए देखा था। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि मीरा नहीं थी, वो था गुरु मां का एक करीबी शिष्य। यह सुनते ही जटिल समझ जाता है कि यह सिर्फ एक फैमिली मर्डर नहीं है, यह एक प्लान्ड क्राइम सिंडिकेट है जिसमें धर्म, पैसा और पावर तीनों शामिल है। जटिल गुरु मां की बैकग्राउंड चेक कराता है और पता चलता है कि पिछले 15 सालों में जहां जहां गुरु मां गई है वहां किसी न किसी तरीके से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या सस्पिशियस डेथ हुई है। अब जटिल को साफ दिखने लगता है कि मीरा सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी पहुंचती है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर, क्योंकि जटिल को अब एक ऐसा सबूत मिलता है जो गुरु मां को सीधे कत्ल से जोड़ देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जटिल यह सबूत कोर्ट तक पहुंचा पाएगा या फिर सिस्टम एक बार फिर सच को दबा देगा। अब यहां से केस पूरी तरह पलटने लगता है। निशा यह भी बताती है कि इस पूरे हादसे को दबाने में सबसे बड़ा रोल मीरा बंसल का ही था, क्योंकि चीफ गेस्ट वही थी, मीडिया वही थी, और अगर यह खबर बाहर आती तो प्रभात मंथन ग्रुप सीधे बंद हो जाता। इसीलिए बच्चों की मौत को फूड पॉइजनिंग बताकर केस क्लोज कर दिया गया, मुआवजा दिया गया, फाइल्स दबा दी गई। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब हुई, और वो बच्चा था अर्जुन बंसल। डॉक्टर पैनिकर अब समझ चुकी थी कि अर्जुन को जो निमोनिया हुआ था वो नेचुरल नहीं था, वो उसी टॉक्सिक गैस एक्सपोजर का रिजल्ट था। यानी साफ शब्दों में कहें तो मीरा की एक गलती, एक गैर कानूनी फैक्ट्री और सिस्टम की चुप्पी ने मिलकर अर्जुन को धीरे धीरे मार दिया। और यहीं से मीरा बंसल टूट चुकी थी। वो जानती थी कि अगर यह सच बाहर आया तो सिर्फ कंपनी नहीं, उसकी पहचान, उसका धर्म, उसकी गुरु मां, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह नहीं था कि कत्ल कैसे हुआ, सवाल यह था कि क्या मीरा ने बदले में सबको खत्म किया या फिर गुरु मां ने मीरा के दर्द को हथियार बना लिया। जटिल जब गुरु मां के आश्रम पहुंचता है तो उसे वहां वही कोरियन कंपनी का नाम दिखता है, INB, यानी वही कंपनी जिसने टॉक्सिक वेस्ट छोड़ा, जिसने बच्चों को मारा और अब बंसल फैमिली की जमीन खरीदने वाली थी। अब जटिल समझ चुका था यह कोई एक रात का कत्ल नहीं था, यह सालों से तैयार की गई बलि थी, और अगला शिकार शायद जटिल खुद हो सकता था। लेकिन यहीं पर ओम प्रकाश की कहानी में पहली बड़ी दरार दिखने लगती है। डॉक्टर पैनिकर को यह बात अजीब लगती है कि अगर ओम प्रकाश सच में लोगों को बचाने आया था तो उसके कपड़ों पर खून के छींटे क्यों नहीं थे और उसके हाथों पर किसी तरह की डिफेंस इंजरी भी क्यों नहीं थी। कोई भी इंसान अगर ऐसे हालात में बीच में कूदता है तो चोट लगना तय है। इसका मतलब साफ था कि या तो ओम प्रकाश लड़ाई में शामिल ही नहीं हुआ या फिर उसने पहले से खुद को पूरी तरह तैयार कर रखा था। जटिल अब वही फोटो ओम प्रकाश को दिखाता है जो उसे मीरा के कमरे से मिली थी। इस फोटो में ओम प्रकाश गुरु मां के साथ और उसी कोरियन कंपनी के एक आदमी के साथ खड़ा दिख रहा था, वही कंपनी जिसकी वजह से स्कूल में गैस लीक हुआ था। फोटो देखते ही ओम प्रकाश का चेहरा उतर जाता है और यही वह टूट जाता है। ओम प्रकाश कबूल करता है कि वह सिर्फ एक साधारण गार्ड नहीं था बल्कि उस कोरियन फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था। उसी फैक्ट्री ने जहरीली गैस छोड़ी थी, बच्चों की जान ली थी और फिर रातों रात गायब हो गई थी। ओम प्रकाश को डर था कि अगर यह सच बाहर आया तो सबसे पहले उसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा। इसी डर ने उसे सिस्टम का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया। उसने आरव को चुना क्योंकि आरव एकदम परफेक्ट स्केपगोट था। ड्रग एडिक्ट, अकेला और परिवार से कटा हुआ, ऐसा लड़का जिसे समाज बिना सवाल किए गुनहगार मान ले। ओम प्रकाश ने खीर में दवा मिलाई, पूरे परिवार को बेहोश किया और फिर एक एक करके सभी को खत्म किया ताकि सारा दोष आरव पर डाल दिया जाए। लेकिन प्लान तब बिगड़ गया जब मीरा नीचे भागी। ओम प्रकाश नहीं चाहता था कि मीरा बचे, मगर उसी वक्त आरव नीचे आ गया और पहली बार ओम प्रकाश को किसी का विरोध झेलना पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई हुई और उसी दौरान आरव पुल में गिर गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब जटिल के पास मोटिव भी था, तरीका भी और कातिल की सच्चाई भी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब भी सिस्टम ही था। डीजीपी, एसपी और मीडिया सभी चाहते थे
कि केस यहीं बंद हो जाए, आरव को दोषी ठहरा दिया जाए और एक गार्ड को फंसाकर असली सच हमेशा के लिए दफना दिया जाए। जटिल इस केस को सिर्फ एक फाइल की तरह बंद नहीं करना चाहता था, वह इसे आईना बनाना चाहता था। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह आखिरी सवाल उठाता है कि अगर आरव ही कातिल था तो गुरु मां को बचाने की इतनी कोशिश क्यों हो रही है, और अगर यह सिर्फ एक ड्रग एडिक्ट का पागलपन था तो इतनी बड़ी कंपनियां आज भी चुप क्यों हैं? कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सच सामने तो आता है लेकिन इंसाफ अधूरा रह जाता है। यही इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई है कि कई बार कातिल पकड़ लिया जाता है मगर सिस्टम कभी नहीं। खीर में ओम प्रकाश पहले ही सुलाने वाली दवा मिला चुका था, इसी वजह से ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे और कोई खास स्ट्रगल नहीं हुआ। लेकिन प्लान में एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। सीमा और विवेक बंसल पूरी तरह सोए नहीं थे। सीमा ने जब हमला महसूस किया तो उसने फाइट बैक किया और उसकी आवाज सुनकर विवेक बाथरूम से बाहर आ गया। दोनों ने मिलकर ओम प्रकाश का विरोध किया। ओम प्रकाश ने किसी तरह दोनों को खत्म तो कर दिया, लेकिन उसी शोर शराबे ने आरव को जगा दिया। आरव जब कमरे में पहुंचा तो उसने अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए ओम प्रकाश पर हमला कर दिया। यही पहली बार था जब किसी ने ओम प्रकाश के प्लान को सीधा चैलेंज किया। ओम प्रकाश किसी तरह खुद को बचाते हुए नीचे भागा और आरव उसके पीछे दराती लेकर बाहर निकल आया। उसी वक्त मीरा वहां पहुंची और उसने आरव के हाथ में हथियार देखा। नीचे भागते वक्त ओम प्रकाश को आस्था दिख गई तो वह फिर से ऊपर की तरफ दौड़ा। आस्था ने बस यही देखा कि ओम प्रकाश किसी को बचाने के लिए भाग रहा है। मीरा को भी यही लगा कि ओम प्रकाश उसे बचाने आया है और असली कातिल आरव है। इसी अफरा तफरी में ओम प्रकाश घायल हुआ और आरव ऊपर से नीचे पूल में गिरकर खत्म हो गया। इस तरह हालात ऐसे बन गए कि सारा शक आरव पर ही चला गया और यहां तक कि मीरा भी यही मानने लगी कि आरव ने ही सब कुछ किया था। लेकिन सवाल यही था कि ओम प्रकाश ने ऐसा क्यों किया। इसी मोड़ पर ओम प्रकाश आखिरकार टूट जाता है और अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाता है। वो बताता है कि पिछले साल 26 जनवरी के गैस लीक हादसे में उसकी बेटी रिंकी भी खत्म हो गई थी। उस वक्त ओम प्रकाश बंसल फैमिली का ड्राइवर था और अर्जुन तथा रिंकी एक ही जगह मौजूद थे। अर्जुन को इलाज के लिए लंदन भेज दिया गया, लेकिन ओम प्रकाश की बेटी को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। ओम प्रकाश ने बहुत गिड़गिड़ाया, मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। न सिर्फ उसकी बेटी खत्म हुई बल्कि उसे इंसाफ भी नहीं मिला। बंसल परिवार ने पूरी खबर दबा दी और मीडिया में यह नैरेटिव चला दिया गया कि गरीब लोगों की लापरवाही से बच्चे मरे हैं। फैक्ट्री पर कोई सवाल नहीं उठा। फैक्ट्री रातों रात बंद हो गई और उसके सारे कागजात जला दिए गए। जब बाकी पीड़ित बच्चों के माता पिता ने आवाज उठानी चाहिए तो बंसल परिवार ने उन्हें धमका दिया। ओम प्रकाश का कन्फेशन इंस्पेक्टर जटिल रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन जटिल जानता था कि डीजीपी राजेश बंसल और गुरुमा इस सच्चाई को कभी बाहर नहीं आने देंगे। इसलिए जटिल यह कन्फेशन मीडिया में लीक कर देता है। इसके बाद पूरी सच्चाई जनता के सामने आ जाती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि कोरियन फैक्ट्री मीरा के नाम पर नहीं बल्कि गुरु मां के नाम पर थी। यानी गैस लीक केस में अब सीधे गुरु मां फंसने वाली थी। मीरा पूरी तरह क्लीन निकल जाती है और वह मीडिया के सामने आकर प्रभात ग्रुप को सही दिशा में चलाने की बात करती है। आखिर में हम जटिल के घर पर राधा, उसकी मां और डॉक्टर पेनिकर को एक परिवार की तरह देखते हैं। राधा जटिल के साथ जिंदगी बिताने के लिए राजी हो जाती है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। इस केस में कातिल पकड़ा गया, लेकिन इंसाफ कभी नहीं, क्योंकि जब जुर्म अमीर करता है तो सजा किसी और को मिलती है और सच वो सिर्फ एक फाइल बनकर दबा दिया जाता है। अगर आपको ऐसी डार्क क्राइम और साइकोलॉजिकल फिल्में पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अगली कौन सी कहानी देखना चाहते हैं। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।